रात के 2 बज रहे थे। रोहित और उसका छोटा भाई विक्की अपनी बाइक से गांव लौट रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था और सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी बाइक की आवाज भी उन्हें डरा रही थी। विक्की ने रोहित की शर्ट कसकर पकड़ते हुए कहा, भाई थोड़ा धीरे चलाओ ना, देखो कितनी धुंध है, कुछ साफ दिख ही नहीं रहा। रोहित ने झिड़कते हुए जवाब दिया, अबे डरता क्यों है, अगर धीरे चलाई तो सुबह हो जाएगी पहुंचने में, और तू इतना घबरा क्यों रहा है, मैं हूं ना साथ में। तभी रास्ते के एक तीखे मोड़ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। रोहित ने झटके से ब्रेक मारी। रोहित ने चिल्लाकर कहा, अबे बुड्ढे, मरना है क्या, बीच सड़क पर क्यों खड़े हो। वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसने अपना हाथ सामने की तरफ उठाया और एक पुरानी कोठी की तरफ इशारा किया जो झाड़ियों के पीछे छिपी थी। विक्की ने दबी आवाज में बोला, भाई चलो यहाँ से, ये आदमी अजीब लग रहा है, इसकी आंखें देखो कैसी चमक रही हैं। रोहित ने दिलेरी दिखाते हुए कहा, रुक, लगता है बेचारे को किसी मदद की जरूरत है। सुनो बाबा, क्या बात है, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रोहित बाइक से उतरने लगा वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। पलक झपकते ही वहां कोई नहीं था। विक्की चीखा, भाई वो कहाँ गया, वो तो अभी यहीं खड़ा था। रोहित ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोला, पता नहीं, शायद झाड़ियों में गया होगा, छोड़ तू बैठ बाइक पर, हमें निकलना चाहिए। लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। रोहित ने बार बार किक मारी पर इंजन सिर्फ घरघरा कर रह गया। तभी उन्हें उस पुरानी कोठी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। विक्की ने रोहित का हाथ पकड़ लिया, भाई वो देखो कोठी की खिड़की, वहां कोई खड़ा है। रोहित ने ऊपर देखा, खिड़की पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जिसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उस बच्ची ने खिड़की से नीचे देखकर कहा, मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है, क्या मैं अंदर देख सकती हूँ। रोहित की बोलती बंद हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, विक्की ये बच्ची क्या बोल रही है। विक्की ने रोते हुए बोला, बबाई भागो यहाँ से, बाइक छोड़ो और भागो। दोनों ने जंगल की तरफ दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते रोहित को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई और भी दौड़ रहा है। बहुत सारे पैरों की आवाजें आ रही थी। रोहित ने मुड़कर देखा और चीखा, विक्की रुकना मत, वो बच्ची, वो जमीन पर नहीं हवा में उड़कर हमारे पीछे आ रही है। बच्ची ने हवा में तैरते हुए हंसकर कहा, तुम लोग इतनी तेज क्यों भाग रहे हो, मेरे पापा ने तो तुम्हारे लिए खाना परोसा है। विक्की ने भागते भागते पूछा, क्या खाना, हमने तो कुछ नहीं मांगा। बच्ची की आवाज अब एक भयानक मर्द जैसी भारी हो गई, तुम दोनों ही तो खाना हो। अचानक रोहित का पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। विक्की उसे उठाने के लिए रुका, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा और जंग लगा हुआ खंजर था। बुढ़े ने रोहित की गर्दन पर खंजर रखते हुए बोला, पिछले साल इसी मोड़ पर मेरी बेटी भूख से मर गई थी, आज तुम उसकी भूख मिटाओगे। रोहित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें छोड़ दो बाबा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। बुढ़े ने ठहाका मारकर कहा, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस तुम गलत वक्त पर गलत मोड़ पर आ गए। अगली सुबह वहां से गुजरने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने देखा कि सड़क किनारे एक बाइक लावारिस खड़ी है। जब वो पास गया तो उसने देखा कि बाइक की सीट पर 2 खून से सने हुए मोबाइल फोन रखे हैं। उसने एक मोबाइल उठाया और लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, हेलो रोहित, बेटा कहाँ हो तुम दोनों, घर क्यों नहीं पहुंचे। ड्राइवर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी फोन से एक बच्ची के हंसने की आवाज आई, मम्मी भैया लोग तो कोठी के अंदर सो रहे हैं, हमेशा के लिए। ड्राइवर ने डर के मारे फोन फेंक दिया और वहां से भाग निकला। उस ट्रक ड्राइवर के भागने के ठीक 10 मिनट बाद वहां एक और शख्स पहुंचा, इंस्पेक्टर विजय, जो इसी इलाके के लापता केस सुलझाने के लिए जाना जाता था। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी जीप रोकी। सड़क पर रोहित की बाइक अब भी खड़ी थी। उसने देखा कि पास ही ड्राइवर का गिरा हुआ फोन पड़ा है, जिसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी। विजय ने जैसे ही फोन उठाया, उसमें से सिसकियों की आवाज आई। विजय ने कड़क आवाज में पूछा, हेलो, कौन है लाइन पर। दूसरी तरफ से वही बच्ची की डरावनी आवाज आई, अंकल क्या आप भी हमारे साथ डिनर करेंगे, पापा ने आज बहुत बड़ा शिकार किया है। विजय ने फोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि मामला इंसानी नहीं है। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उसी पुरानी कोठी की तरफ बढ़ने लगा।
कोठी के चारों ओर अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। विजय जैसे ही कोठी के भारी दरवाजे को धकेलकर अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जो बीचों बीच रखे एक बड़े डाइनिंग टेबल पर थी। विजय चिल्लाया, बाहर आओ, मैं पुलिस से हूं। रोहित और विकी कहां हैं? तभी कोठी की सीढ़ियों से उतरते हुए वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और हाथ में वही जंग लगा खंजर था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस? कानून यहां नहीं चलता साहब, यहां सिर्फ भूख का कानून चलता है। विजय ने बंदूक तानी और कहा, एक कदम और आगे मत बढ़ना, उन लड़कों को छोड़ दो। बूढ़े ने ठहाका लगाया, वो तो अब मेहमान बन चुके हैं, वो देखो ऊपर। विजय ने ऊपर छत की तरफ देखा। रोहित और विकी छत से उल्टे लटके हुए थे। उनके शरीर बेजान लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और उनमें गहरा डर था। वे बोल नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। अचानक विजय को अपने कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्ची हवा में तैर रही थी। उसकी गुड़िया का सिर कटा हुआ था। बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा, अंकल, भागने की कोशिश मत करना। मेरे पापा को पुलिस वालों का मांस बहुत पसंद है क्योंकि वो सख्त होता है। विजय ने गोली चलाई, लेकिन गोली बच्ची के शरीर के आर पार निकल गई जैसे वो सिर्फ एक धुआं हो। बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। कोठी की दीवारें हिलने लगी और रोहित विकी के शरीर धीरे धीरे नीचे फर्श की तरफ गिरने लगे। विकी ने मरियल आवाज में कहा, भाई भागो, ये इंसान नहीं है। विजय ने देखा कि कोठी के फर्श से काले हाथ निकल रहे थे जो उसके पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि ऐसी रूहानी ताकतों को आग से डर लगता है। आखिरी संघर्ष विजय ने डाइनिंग टेबल पर रखी मोमबत्ती उठाई और पास ही लटके पुराने पर्दों में आग लगा दी। आग देखते ही वो बूढ़ा और बच्ची जोर जोर से चीखने लगे। उनकी चीखें किसी जानवर जैसी थीं। बूढ़ा चिल्लाया, नहीं, इसे रोको, ये हमारी दुनिया है। आग तेजी से फैलने लगी। विजय भागकर रोहित और विकी के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर उनके हाथ पांव की रस्सियां काटी। विजय ने चिल्लाकर कहा, रोहित, विकी, अगर आज यहां से नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाओगे। तीनों लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागे। पीछे से वो बच्ची चीखते हुए उनका पीछा कर रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। जैसे ही वे कोठी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, वो लॉक था। रोहित ने रोते हुए कहा, साहब, दरवाजा नहीं खुल रहा, वो आ रही है। विजय ने अपनी बंदूक की आखिरी 3 गोलियां दरवाजे के लॉक पर चलाईं और जोर से लात मारी। दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर निकले और सीधे अपनी बाइक की तरफ भागे। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा, वो कोठी गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ घने जंगल और झाड़ियां थीं। आग का कोई नामो निशान नहीं था। रोहित ने हांफते हुए पूछा, सर, वो सब क्या था? वो कोठी कहाँ गई? विजय ने अब कहा, वो कोई कोठी नहीं थी, वो एक भ्रम था, उन रूहों की भूख का जाल। तभी विकी की नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर काले रंग का एक निशान था, जैसे किसी छोटे बच्चे ने उसे जोर से पकड़ा हो। और उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज उसी लास्ट डायल नंबर से था, उनकी मां का नंबर। लेकिन मैसेज में लिखा था, खाना अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तुम्हारे साथ घर आ रहे हैं। तीनों ने जैसे ही बाइक स्टार्ट की, शीशे में उसी बच्ची का धुंधला सा साया दिखाई दिया जो अब भी मुस्कुरा रही थी। वे समझ गए थे कि खामोश मोड़ से निकलना तो मुमकिन था, लेकिन उस मोड़ की परछाई से पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। शिक्षा। कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना रूप बदल लेते हैं।